नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खून के आंसू नॉवल का पार्ट 11। इसके बाकी के 10 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खून के आंसू नॉवल का पार्ट 11। वो इमारत में दाखिल हुई और रात के उस समय बिना अटेंडर के चलने वाली लिफ्ट में सवार हो गई। लिफ्ट का जंगला बंद होने से पहले ही विमल लिफ्ट में दाखिल हो गया। लवलीन की तरफ मुंह करके वो निरर्थक सी हंसी हंसा। लवलीन के चेहरे पर कोई भाव ना आया। लिफ्ट ऊपर को उठने लगी। तुम्हें मैंने फोन किया था, विमल बंद जंगले को निहारता हुआ बोला। वो चौंकी। तुम मुझे जानते हो? वो बोली। नहीं, विमल बोला। मैं इस बंद जंगले से मुखातिब था, इकबाल सिंह की बीवी से नहीं। वो फिर चौंकी। तुम मुझे जानते हो? वो बोली। तब उसने लवलीन की तरफ गर्दन घुमाई और सहमति में सिर हिलाया। कौन हो तुम? इस बार उसके स्वर में घबराहट का पुट था। फ्लैट में चलकर बताता हूं। कौन सा फ्लैट? वो फ्लैट जो तुम्हारा और जोजो का लव नेस्ट है। अब ये भी बताऊं कौन जोजो? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम क्या चाहते हो? अब उसकी आवाज कांप रही थी। यह भी मैं फ्लैट में चलकर बताता हूं। तभी लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुकी। विमल ने हाथ बढ़ाकर उसका जंगला खोला। चलो, विमल बोला। कहां? वो फंसे स्वर में बोली। वहीं जहां जाने के लिए यहां आई हो। मैं मिमिया भी वहीं चलकर लेना। वो न हिली। अब एक विमल कर्कश स्वर में बोला। चलती हो या घसीट कर लेकर चलूं? तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस बार तनिक दिलेरी से बोली। अच्छा, नहीं कर सकता? तुमने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। कोई ऐतराज नहीं। विमल ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। शुरू करो। क्या? शोर मचाना। उसने जोर से थूक निकली। शोर मचाने के लिए अगर तुम्हारा मुंह खुला तो मैं इस रिवॉल्वर की नाल तुम्हारे हलक में घुसेड़ दूंगा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? एकाएक वो रुआंसे स्वर में बोली। बहुत मुनासिब सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी फ्लैट में ही चलकर मिलेगा। वो खामोश रही। मैं तुम्हें वहां जबरन भी ले जा सकता हूं। अच्छा, वो मरे स्वर में बोली। मैं चलती हूं। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। जोजो के फोन की घंटी बजी। उसने एक बार 11 बजाती वॉल क्लॉक की तरफ निगाह डाली और फिर रिसीवर उठाया। हेलो, वो माउथ पीस में बोला। जोजो, दूसरी ओर से आवाज आई। हाँ, जोजो संभल कर बोला। आवाज उसने फौरन पहचान ली थी। तुम? मैं लवी बोल रही हूं। इस वक्त? क्या बात है, कहां से बोल रही हो? वहां से। वहां से कहां से? जो हमारी जगह है, मेरिंड्रा। हाँ, वहीं से। इस वक्त वहां क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। क्या? उसका फोन आया था। वो रात घर नहीं आने वाला। लेकिन बातों में वक्त जाया ना करो, फौरन यहां आ जाओ। लेकिन कहा ना, बातों में वक्त जाया ना करो। इतने दिन तुमसे मिले बिना मैं नहीं रह सकती। इतने दिन? अभी 4 दिन पहले ही तो हम मिले हैं। 4 दिनों में तो कयामत आ जाती है। आज तो तुम कविता कर रही हो। मुझे यूं लग रहा है जैसे तुम किताब में से पढ़कर डायलॉग बोल रही हो, या जैसे तुम्हें कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है। मैं फोन बंद कर रही हूं, जल्दी आना। लेकिन सुनो तो, लाइन कट गई। उसने असहाय भाव से गर्दन हिलाई और रिसीवर को धीरे से वापस क्रेडल पर रख दिया। विमल ने लवलीन के हाथ से रिसीवर लिया और उसे क्रेडल पर रख दिया। शाबाश, वो बोला। वो समझ गया था। वो कंपित स्वर में बोली कि मैं किसी के किराए से फोन कर रही थी। वो कह रहा था कि कोई मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा था, इसलिए तो मैंने जल्दी से लाइन काट दी। उसे थोड़ा शक हुआ होगा, लेकिन इश्क में अंधे हुए आदमी की अकल थोड़े शक से नहीं चेतती। अब इतना तो बता दो कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो, तुम चाहोगी कि इकबाल सिंह को तुम्हारी इस करतूत की खबर लगे? हरगिज भी नहीं। उसके शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। वो मेरा गला काट देगा। वो बहुत बुरी मौत मारेगा। और जोजो का क्या करेगा? वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तुम जोजो के साथ मरना पसंद करोगी या जिंदा रहकर ये चाहोगी कि तुम्हारा और जोजो की आशनाई की खबर इकबाल सिंह को कभी ना हो? मैं मरना नहीं चाहती। एग्जैक्टली। आखिर आशिक और आशिकी के आगे दुनिया खत्म तो नहीं। तभी तो किसी ने कहा है कि जान है तो जहान है। जिंदा रहोगी तो जोजो जैसे कई मिल जाएंगे। मर गई तो सब कुछ खत्म। ये तौबा शिकन हुस्न, ये दिल फरेब अदाएं, ये काफिर जवानी, ये आसमान छू लेने को आमादा उमंगे, सब खत्म।
मैं मरना नहीं चाहती, उसने फिर दोहराया। इसलिए कहता हूं कि किसी तरह से जोजो की मौत का गम झेल लेना, वक्त बड़े गम भुला देता है। तुम जोजो का कत्ल करना चाहते हो? हाँ। क्यों? वजह समझाने का ना मेरे पास वक्त है और ना सब्र। उसने तुम्हारा कोई नुकसान किया है? हाँ, ऐसा नुकसान किया है जिसकी भरपाई उसकी जान से भी नहीं हो सकती। फिर क्यों लेना चाहते हो उसकी जान? ताकि मेरे कलेजे को ठंडक पड़ सके, ताकि मैं अपने आप को तसल्ली दे सकूं कि मैंने जालिम का जुल्म सहकर उसके हाथ मजबूत नहीं किए। तुम कौन हो? विमल ने बताया। जोजो के लिए वो बड़ी दुविधा की घड़ी थी। उस वक्त उसे मैरिन ड्राइव जाना भी गवारा नहीं था और न जाना भी गवारा नहीं था। बखिया की उसे खास हिदायत थी कि वो बॉडीगार्ड के बिना कहीं न जाए, और जहां उसने जाना था वहां वो किसी को साथ ले जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लवलीन का फोन भी उसे उलझन में डाल रहा था। ऐसा तो नहीं था कि लवलीन ने कभी अपनी तरफ से फोन करके उसके साथ मुलाकात का प्रोग्राम ना फिक्स किया हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी टेलीफोन कॉल उसे अल्टीमेटम जैसी लगी हो और उसने पहले ही मरीन ड्राइव पहुंचकर वहीं से फोन किया हो। वहां पहले पहुंचने का क्या तुक था? यह भी तो हो सकता था कि वो उसे फोन पर ना मिलता, फिर तो खार से मरीन ड्राइव तक और मरीन ड्राइव से खार तक खामखा की परेड ही होती। उसे शक होने लगा कि शायद उसने ठीक से नहीं सुना था कि वो मरीन ड्राइव से बोल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? उसने मरीन ड्राइव फोन करने का फैसला किया। घंटी बजनी शुरू होने के काफी देर बाद फोन उठाया गया। हेलो लवी, वो सावधानी से बोला। अरे आवाज आई। तुम अभी वहीं हो? चले नहीं अभी तक वहां से? लवी देखो तुम। मैं क्या देखूं? तुम देखो। मैं यहां तड़प रही हूं और तुम अभी फोन पर ही वक्त जाया कर रहे हो। कैसे मर्द हो तुम? अच्छा, आ रहा हूं फौरन। हाँ फौरन, शुक्रिया। लेकिन फिर भी एक बार फिर सोच लो कि। लाइन कट गई। एक विशाल इम्पाला कार होटल सीवीओ की मार्की से निकलकर सड़क पर आई। उस कार में 5 आदमी मौजूद थे। उनमें से एक इकबाल सिंह था और 4 सशस्त्र बॉडीगार्ड थे। एक बॉडीगार्ड गाड़ी ड्राइव कर रहा था, दूसरा उसकी बगल में बैठा था और बाकी 2 के बीच पिछली सीट पर सैंडविच बना इकबाल सिंह बैठा था। इतनी रात गए इकबाल सिंह घर जा रहा था। अपनी खूबसूरत बीवी को फोन कर चुकने के बावजूद कि वो रात को घर नहीं लौटेगा, वो घर जा रहा था। बखिया जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की एक पूरी बोतल पीकर और अंजलि नामक अत्यंत दिलफरेब युवती को अपने पहलू में दबोचकर नींद के हवाले हो चुका था। और इकबाल सिंह जानता था कि सुबह 9-10 बजे से पहले वो सोकर नहीं उठने वाला। तब से बहुत पहले वो खार से वहां वापस लौट सकता था। पुलिस में उनके भेदिये ने बताया था कि शांताराम के 2 मृत भाइयों की लाशें तुकाराम को कल सुबह सौंपी जाने वाली थी, यानी रात भर के लिए हर कोई फारिग था। इसलिए अपनी बीवी को रात घर न आने के लिए कहकर भी वो घर जा रहा था। वो घर जा रहा था अपनी बेहद खूबसूरत बीवी के आगोश में डूबकर अपनी तमाम दुश्वारियां भूल जाने के लिए। इकबाल सिंह एक गैंडे जैसी शकल सूरत और आकार वाला गढ़वाली था जो अपनी इंतहाई खूबसूरत बीवी से उम्र में 20 साल बड़ा था। लवलीन उससे शादी करने से पहले छोटे मोटे रोल करने वाली एक ऐसी मामूली फिल्म अभिनेत्री थी जो कि समझती थी कि आज नहीं तो कल उसने सुपरस्टार बनी जाना था। इकबाल सिंह जब पहली बार जोगेश्वरी में सोहराब जी के यहाँ एक पार्टी में मिला था तो फौरन गोली की तरह दिलो जान से उस पर फिदा हो गया था। वो लवलीन का बड़ा एहसान मानता था कि उसने उसके प्यार की कद्र की थी और उसे शादी करने के लिए हामी भरी थी, जबकि हकीकत ये थी कि लवलीन उसे मोटा बकरा मानकर तभी उसे शादी की थी जबकि वो अपने फिल्म कैरियर से मायूस हो गई थी। जबकि फिल्म इंडस्ट्री के दर्जन भर बड़े लोगों की गोद में उछाली जाती रहने के बाद भी उसे स्टार बनने का अपना सपना पूरा होता नहीं दिखाई दिया था। अपनी खूबसूरत बीवी को इकबाल सिंह दिलो जान से चाहता था। उसका बस चलता तो वो कभी अपनी बीवी के पहलू से अलग ना होता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। बखिया की बंबई में मौजूदगी के दौरान तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होता था। उस वक्त आधी रात के करीब उसकी बीवी का प्रबल आकर्षण उसे घर ले जा रहा था। तभी कार उस इमारत के करीब पहुंची जिसमें होटल के तहखाने से शुरू होने वाली खुफिया सुरंग आकर खुलती थी। वो इमारत भी कंपनी की प्रॉपर्टी थी। उसी क्षण उस इमारत में से एक कार निकली और तेजी से उनके आगे सड़क पर दौड़ चली। बॉस, इम्पाला का ड्राइवर एकाएक बोला, ये तो जोजो की कार है। और उसकी बगल में बैठा बॉडीगार्ड बोला, इसे जोजो ही चला रहा है। अकेला? इकबाल सिंह के मुंह से निकला। अकेला ही मालूम होता था, ड्राइवर बोला। इकबाल सिंह सोच में पड़ गया। बखिया की हिदायत के बावजूद कि वो अकेला कभी न कहीं न जाए, जोजो कहाँ जा रहा था अकेला? उसके पीछे चलो, उसने आदेश दिया। मैं उसे रोकूं? ड्राइवर बोला। इकबाल सिंह ने तुरंत उत्तर ना दिया। ये बात भी उसे खटक रही थी कि जोजो सिर्फ अकेला ही नहीं था बल्कि वो चोरों की तरह वहां से निकला था। होटल से कूच करने के लिए उसने लॉबी में से होकर बाहर कदम नहीं रखा था, बल्कि वहां से निकासी का खुफिया रास्ता इस्तेमाल किया था जो कि केवल इमरजेंसी में ही इस्तेमाल किया जाता था।
उसका दिल गवाही दे रहा था कि जोजो के यूं चोरों की तरह वहां से निकलने के पीछे कोई खास ही भेद था। नहीं, अंत में वो बोला, सिर्फ पीछा करो। ट्रैफिक से तकरीबन खाली सड़कों पर कार चलाता हुआ जोजो मैरिन ड्राइव पहुंचा। वो वहां तक निर्विघ्न पहुंच गया था। इस बात ने उसका हौसला बहुत बुलंद किया था। अब वो ये सोच रहा था कि लोगों ने सोहल को खामोखा का हवा बनाया हुआ था। उसकी जो चंद कामयाबियां कंपनी को त्रस्त किए हुए थी वे जरूर इत्तेफाकिया थी। उस वक्त उसकी आंखों पर वासना का पर्दा न चढ़ा हुआ होता तो कम से कम उसने इस बात को जरूर अहमियत दी होती कि जिन 3 आदमियों को सोहल ने मौत की धमकी दी थी उनमें से 2 जहन्नुम रसीद हो चुके थे। वैसे भी शुक्रवार को होटल की बेसमेंट में सोहल ने उसे और शांतालाल को जो मौत की धमकी दी थी उससे वो आशंकित तो था लेकिन आतंकित नहीं था। सोहल आखिर खुदा तो नहीं था, वो कोई जादूगर तो नहीं था जो उसे मालूम होता कि जो किस वक्त कहाँ पहुंचने वाला था। उसके इकबाल सिंह की बीवी के अफेयर की और उनके मैरिन ड्राइव वाले लव नेस्ट की जब किसी को भी खबर नहीं थी तो सोहल को भी कैसे हो सकती थी। अपने लव नेस्ट वाली इमारत के सामने उसे लवलिन की सफेद वॉक्स वैगन खड़ी दिखाई दी। लवलिन की गाड़ी देखकर ही उसकी आंखों में रंगीन डोरे तैर गए। अपनी कार उसने कंपाउंड के भीतर ले जाकर खड़ी की ताकि वो कार से निकलता और फौरन इमारत में दाखिल हो जाता। उसके मन में किसी कोने में इस बात की आशंका जरूर सिर उठा रही थी कि उसने वहां अकेले आकर बकिया कहना नहीं माना था। लेकिन क्या हो रहा था उसे वहां? इमारत तो सुनसान पड़ी थी। आसपास भी कोई इंसान का बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी जेब में पड़ी रिवॉल्वर के मोड़ पर हाथ रखे वो बड़ी सावधानी से कार में से निकला। वो निर्विघ्न इमारत में दाखिल हुआ और लिफ्ट के सामने पहुंचा। लिफ्ट का इंडिकेटर बता रहा था कि वो 4थी मंजिल पर खड़ी थी। उसने कॉल बटन दबाया। इंडिकेटर पर से 4 के अंक की बत्ती ना बुझी। जरूर किसी ने 4थी मंजिल पर लिफ्ट का जंगला खुला छोड़ दिया था। सीढ़ियों के रास्ते वो 4थी मंजिल पर पहुंचा। अपने फ्लैट के बंद दरवाजे में अपनी चाबी लगाकर उसने उसे खोला और भीतर दाखिल हुआ। कहाँ हो? उसने आवाज लगाई। यहाँ, बेडरूम से आवाज आई। उसने पीछे दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ा। उसने बेडरूम में कदम रखा। लवलीन अब पहले जैसी भयभीत नहीं थी। ये मालूम हो जाने के बावजूद कि विमल कौन था वो भयभीत नहीं थी। अब तो उल्टे वो आश्वस्त थी। न उसकी पोल खुलने वाली थी और न उसकी जान पर आने वाली थी। जोजो की मौत का अफसोस वो अभी से मनाने लगी थी। लेकिन उस अफसोस में भी वही भावना निहित थी जो किसी भौतिक सांसारिक वस्तु की हानि में होती थी। उसकी आंखों के सामने जोजो का विशाल शरीर और कामदेव जैसा सुंदर चेहरा घूम गया। क्या मर्द था, उसने मन ही मन सोचा। पहाड़ की तरह गिरता था उस पर। उसके 4 मन वजन के नीचे वो पिस जाती थी, लेकिन फिर भी पिसी ही रहना चाहती थी। जोजो बहुत याद आया करेगा उसे। जोजो अभी मरा नहीं था, लेकिन लवलीन की व्यवहारिक बुद्धि, उसका कारोबारी दिमाग पहले ही उसका कोई विकल्प सोचने लगा था। ऐसी औरत थी लवलीन जिसके प्यार में अंधा हुआ जोजो वहां जान देने चला आया था। बेडरूम के भीतर पहला कदम रखते ही वो ठिठक गया। सोहल की रिवॉल्वर उसकी छाती की तरफ तनी हुई थी। जोजो बुरी तरह चौंका। सोहल सृष्टि का आखिरी आदमी था जिसकी वहां मौजूदगी की वो कल्पना कर सकता था। फिर उसकी निगाह अपने आप ही परे बैठी लवलीन की तरफ उठ गई। वो उससे निगाहें चुराने लगी। लवी, जोजो आहत भाव से बोला, तूने मुझे धोखा दिया। इसने मुझे मजबूर किया था, वो धीरे से बोली। तूने मुझे धोखा दिया? उसके मुंह से फिर निकला। अपने हाथ, विमल बोला, अपने सिर पर रख लो। जोजो ने आदेश का पालन किया। और मरने के लिए तैयार हो जाओ। जोजो ने अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरी। तुम खुशकिस्मत हो, विमल बोला। किस बात में? वो धीरे से बोला कि मैं तुम्हें एक बड़ी आसान मौत मारने जा रहा हूं। जो हालत तुमने जीवाराम की बनाई थी, मैं तुम्हारी उससे बहुत ज्यादा बुरी हालत बनाकर तुम्हारी जान लेना चाहता था। मैं तुम्हें वैसे ही तड़पा कर मारना चाहता था जैसे जीवाराम मरा था। मैं तुम्हारा वो अंग काट लेना चाहता था जिससे तुमने नीलम के साथ बलात्कार किया था। मैंने उसकी एक उंगली भी नहीं छुई थी। वो फंसे स्वर में बोला। उंगली ही नहीं छुई थी या उंगली ही नहीं छुई थी? हरामजादे, यूं तेरी जान बख्शी नहीं होने वाली। याद है तेरे बाप ने बेसमेंट में तेरी छाती पर निशान लगाया था? हाँ, लेकिन अब पास कर कि गोली सही निशाने पर लगी है या नहीं। विमल के रिवॉल्वर ने आग उगली। जोजो पछाड़ खाकर बेडरूम के कालीन बिछे फर्श पर गिरा। लवलीन के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। उसने तुरंत परे मुंह फेर लिया। विमल ने एक और फायर जोजो की छाती पर उसके दिल के ऊपर किया। जोजो का शरीर ऐंठने लगा। मैंने उसकी उंगली भी नहीं छुई थी। जोजो के मुंह से निकले हुए आखिरी शब्द थे। लवलीन पर निगाह भी डाले बिना विमल वहां से निकल गया। इकबाल सिंह ने इमारत के सामने फुटपाथ पर खड़ी अपनी बीवी की सफेद वॉक्सवैगन को यूं पहचाना जैसे वो अपनी सूरत को पहचानता था। इतनी रात गए लवलीन की गाड़ी वहां क्या कर रही थी? फिर जोजो भी वहां? उसके जहन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैं भीतर जा रहा हूं, एकाएक वो बॉडीगार्ड से बोला।
तुम लोग यहीं रहना। लेकिन बॉस, एक बॉडीगार्ड विरोधपूर्ण स्वर में बोला, आपका अकेले जाना मुनासिब न होगा। सुना नहीं? इकबाल सिंह डपट कर बोला, लेकिन मेरे लौटने तक तुम चारों में से कोई जना कार से बाहर कदम न रखे, समझ गए? सबने बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से सहमति में सिर हिलाया। वो अकेला इमारत में दाखिल हुआ। उसकी जो जिल्लत, जो हद तक उस इमारत में उसका इंतजार कर रही थी, उस तक वो अपने बॉडीगार्ड की सूरत में अपने साथ गवाह भला कैसे ले जा सकता था। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। कार में से जोजो को उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते देखा था। वो कान लगाकर सुनने लगा। सीढ़ियों पर पड़ते भारी कदमों की आवाज़ बहुत ऊपर से आ रही थी। जरूर जोजो कई मंजिलें चढ़ गया था। फिर आवाज़ आनी बंद हो गई। तब कहीं जाकर इकबाल सिंह ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा। दबे पांव वो ऊपर चढ़ने लगा। 3 मंजिल वो बिना ठिठके तय कर गया। जोजो के कदमों की आहट से इतना उसे अंदाजा था कि वो तीसरी मंजिल से आगे ही कहीं गया था। तभी उसके कानों में एक के बाद एक 2 बार ठाएं जैसी आवाज़ पड़ी। उस आवाज़ को वो बखूबी पहचानता था। वो गोली चलने की आवाज़ थी और ऊपरली मंजिल से आई थी। वो ऊपर को लपका। वो अभी रास्ते में ही था कि ऊपर से उसे लिफ्ट का जंगला बंद होने की आवाज़ आई। वो चौथी मंजिल पर पहुंचा तो उसने पाया कि लिफ्ट वहां नहीं थी। इंडिकेटर बता रहा था कि वो नीचे जा रही थी। लिफ्ट के सामने के फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और भीतर रोशनी का आभास मिल रहा था। वहां के बाकी 3 फ्लैटों के दरवाजे बंद थे। प्रत्यक्ष वहां किसी ने गोली की आवाज़ नहीं सुनी थी। उसने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली और तनिक झिझकते हुए फ्लैट के खुले दरवाजे के भीतर कदम रखा। हॉल खाली था, लेकिन दाईं ओर एक दरवाज़ा खुला था। वो उस दरवाजे पर पहुंचा। वो एक बेडरूम का दरवाज़ा था, जिसके फर्श पर दरवाजे के पास जोजो की लाश पड़ी थी और भीतर उसकी बीवी मौजूद थी। इकबाल सिंह पर निगाह पड़ते ही लवलीन की आंखें फट पड़ी। उसका शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने अपने दोनों हाथ यूं अपनी छाती पर भींच लिए, जैसे अपनी जगह से उखड़ आने को तत्पर कलेजे को दबाए हुए हो। जोजो की लाश को यूं सावधानी से लांग कर कि फर्श पर फैले रहे खून में उसके पांव ना पड़े, इकबाल सिंह बेडरूम के भीतर दाखिल हुआ। वो अपनी बीवी के करीब पहुंचा। लवलीन यूं अपलक इकबाल सिंह को देखने लगी जैसे बकरी कसाई को देखती है। इकबाल सिंह कई क्षण अपनी खूबसूरत बीवी के चेहरे को निहारता रहा। मैं उलझन में हूं। अंत में इकबाल सिंह गहरी सांस लेकर बोला, समझ नहीं पा रहा हूं कि कंपनी के एक ओहदेदार के कत्ल का अफसोस मनाऊं या अपनी बेवफा बीवी के यार की मौत पर खुश होऊं। लवलीन के मुंह से बोलना फूटा। ये, इकबाल सिंह ने जोजो की लाश की तरफ इशारा किया। सोहल का काम है। लवलीन ने सहमति में सिर हिलाया। रह रहकर उसकी निगाह अपने पति के चेहरे से हटकर उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर की तरफ उठ जाती थी। वैसे तुम्हें मालूम है ना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। किसी जोजो या ऐसे ही किसी और शख्स से कहीं ज्यादा दिलो जान से चाहता हूँ मैं तुम्हें। लवलीन ने जोर से थूक निकली। उसकी आंखें अभी भी फटी पड़ रही थी। इकबाल सिंह ने रिवॉल्वर जेब में रख ली और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। लवलीन ने सक पकाकर अपनी तरफ बड़े हाथ की तरफ देखा। आओ, वो बोला। कहाँ? लवलीन के मुंह से निकला। घर और कहाँ? एक पत्नी की जगह उसके पति के घर में होती है। मैंने सोचा था तुम्हें मालूम होगा, आखिर मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो। लवलीन ने उसका हाथ न थामा, लेकिन वो उठकर खड़ी हो गई। मुझे, वो कंपित स्वर में बोली, माफ कर दो। वो तो मैंने कर ही दिया है। इकबाल सिंह के होठों पर विषादपूर्ण हंसी आई। वरना तुम भी अपने यार की बगल में मरी न पड़ी होती। लवलीन के शरीर ने जोर की झुरझुरी ली। जो सुंदरता में कामदेव का अवतार माना जाता था, लेकिन इस वक्त इसकी सूरत पर निगाह डालने से उपकाई आती है। कैसा विभत्स बना दिया है मौत ने इसके चेहरे को। खूबसूरती में तुम भी रति से कम नहीं। ये सोचकर मेरी रूह कांपती है कि मर जाने पर तुम भी ऐसे लगोगी। इसलिए तुम जिंदा हो और मेरे साथ घर चल रही हो। यूं घर चल रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आओ। यंत्र चालित सी लवलीन उसके साथ हो ली। अपने प्रेम घरौंदे में जिस मर्द के पहलू में लेटकर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती मालूम होती थी, वहां से निकलते समय उसने एक बार उसकी तरफ झांक कर भी ना देखा। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के पहुंचने के बाद विमल ने अभी जंगले की तरफ हाथ ही बढ़ाया था कि जंगला एक बाहर की तरफ से खुला। वो हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हटा। उसका हाथ अपने आप ही रिवॉल्वर की मुठ पर जाकर पड़ा, लेकिन भीतर दाखिल होने वाला शख्स इरफान था। उसने जंगला बंद किया और पहली मंजिल का बटन दबाया। बाहर कंपनी के 4 प्यादे मौजूद है, उसने बिना पूछे ही बताया। और इकबाल सिंह अभी ऊपर गया है। क्या? विमल चौंका। वो यहाँ कैसे पहुंच गया? ये अपन को नहीं पता, लेकिन इस वक्त अगर तुमने बाहर कदम रखा होता तो बहुत बुरा होता। लिफ्ट पहली मंजिल पर रुकी। यहाँ किस लिए? विमल ने पूछा। पिछवाड़े का दरवाजा मजबूती से बंद है, वो नहीं खुलने का, लेकिन पिछवाड़े की किसी खिड़की से नीचे प्रोजेक्शन पर उतरा जा सकता है और वहां से पिछवाड़े की गली में छलांग लगाई जा सकती है। गुड। सुनसान इमारत में दोनों दबे पांव पिछवाड़े की तरफ बढ़ने लगे। चैप्टर 5। अगले रोज सुबह 8 बजे शमशान घाट पर तुकाराम ने अपने 3 भाइयों की चिता को आग दी।
पुलिस के बहुत पूछने पर भी तुकाराम अपने भाइयों की मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार न हुआ। पुलिस के ये समझाने पर भी कि उसकी शिकायत पर बखिया तक को गिरफ्तार किया जा सकता था, उसने किसी का नाम नहीं लिया था। 3 भाइयों की मौत की रूह में बखिया के जो आदमी वहां मंडरा रहे थे, वे क्या चाहते थे ये पुलिस से छुपा नहीं था। खुद तुकाराम भी वहां अकेला नहीं पहुंचा था। वहां गैंगवॉर छिड़ जाने के अंदेशे ने ही पुलिस को वहां ऐसा बंदोबस्त करने को मजबूर किया था कि दाह संस्कार निर्विघ्न हो सके। वहां कम से कम 50 सशस्त्र पुलिस तैनात थे, जिनकी वजह से बखिया के आदमी तुकाराम पर हाथ न डाल सके और वहां खून की होली न खेली जा सके। फिर दाह संस्कार की सारी रस्में मुकम्मल होने से पहले ही बखिया के आदमी एक एक करके वहां से खिसक गए। किसी ने भी पीछे ठहरना जरूरी नहीं समझा। ये सबके लिए बहुत हैरानी की बात थी, सिवाय इकबाल सिंह के, जिसने कि ऐसा इंतजाम किया था। उसके हाथ अपना मतलब हल करने का एक ज्यादा कारामद जरिया जो हाथ लग गया था। वो जानता था कि पुलिस की मौजूदगी में तुकाराम पर हाथ डालना खामखा की मुसीबत मोल लेना था। केवल तुकाराम को शूट करने की बात होती तो वहां पुलिस की मौजूदगी भी किसी काम नहीं आती। तो तुकाराम अपने 3 भाइयों की जलती चिताओं में से ही किसी एक पर जाकर गिरा होता, लेकिन वक्त की जरूरत तुकाराम को अगवा करने की थी। बखिया उसे जिंदा और सही सलामत अपने हुजूर में देखना चाहता था। जो कारामद जरिया इकबाल सिंह के हाथ में लगा था वो अकरम लॉटरी वाला था। वो पिछली रात पुलिस हेडक्वार्टर पर और उस सुबह शमशान घाट पर, दोनों जगह हमेशा तुकाराम के इर्द गिर्द दिखाई दिया था। इकबाल सिंह की तजुर्बेकार निगाह से अकरम की वैसी मौजूदगी की अहमियत छुपी नहीं रही थी। घोरपड़े अकरम की सारी जन्म कुंडली से वाकिफ था। आखिर कमाटीपुरे में उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी थी और कमाटीपुरे और भिंडी बाजार में फासला ही कितना था। अब घोरपड़े वो आदमी था जिसे बखिया ने कंपनी के सिपह सालार की जगह लेने के लिए चुना था। उस इज्जत अफजाई से घोरपड़े फूलकर कुप्पा हो गया था। कहाँ वो कंपनी के एक मामूली ओहदेदार ज्ञान प्रकाश डोगरा का मामूली लेफ्टिनेंट था और कहाँ वो खुद बखिया द्वारा चुना गया काले पहाड़ के सारे निजाम का सिपह सालार था। वो नहीं जानता था कि बखिया ने महज एक बलि का बकरा चुना था। तुकाराम और अकरम शमशान घाट पर ही थे कि अपने कुछ आदमियों के साथ घोरपड़े भिंडी बाजार पहुंच गया। अकरम की खोली में विमल को उसने सोते से जगाया। आनन फानन उसे कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। इतना कठिन काम इतनी आसानी से हो गया। जिस काम को बंबई की सारी पुलिस फोर्स और बखिया की मुकम्मल बादशाहत अंजाम नहीं दे पाई थी, उसे घोरपड़े ने चुटकियों में कर दिखाया था। आखिर जहां तीर नहीं चलता वहां तुक्का जो चल जाता है। बखिया ने खुद उसकी पीठ ठोककर उसे शाबाशी दी। घोरपड़े फूलकर और कुप्पा हो गया। आखिर जो पहला ही काम उसे सौंपा गया था उसमें उसकी फतेह हुई थी। फिर कोई उनका पीछा ना करने पाए। जैसी तमाम सावधानियां बरत चुकने के बाद जब तुकाराम और अकरम भिंडी बाजार पहुंचे तो वे भी चुपचाप पकड़ लिए गए। विमल की बखिया से मुलाकात तहखाने की जगह उसके 4थी मंजिल के स्वीट में हुई। 2 वजह से विमल अपनी उस गिरफ्तारी से त्रस्त नहीं था। एक तो लिटिल ब्लैक बुक अभी उसके अधिकार में थी और दूसरे नीलम को सुरक्षित उस हंगामे से बाहर निकाल चुका था। वो एक रेलवे स्टेशन जैसा विशाल ड्राइंग रूम था जिसमें विमल को बखिया के सामने पेश किया गया। ड्राइंग रूम की 2 दीवारें पूरी तरह से भारी पर्दों से ढकी हुई थी। एक और के पर्दों के पीछे तो विमल को लग रहा था कि खिड़कियां थी और बालकनी थी, लेकिन दूसरी तरफ के पर्दों के पीछे क्या था इसका आभास उसे नहीं मिल रहा था। उस वक्त वहां बखिया और विमल के अलावा इकबाल सिंह, घोरपड़े, कई प्यादे और तुकाराम और अकरम लॉटरी वाला मौजूद थे। बखिया अब लग उसे देख रहा था। विमल पूरी निडरता से उसकी आंखों से आंखें मिला रहा था। सोहल, फिर बखिया यूं बोला जैसे मुंह से शब्द ना निकाल रहा हो, नफरत का जहर उगल रहा हो। हरामजादा सोहल, धोखेबाज सोहल, वादा शिकन सोहल। शुक्रिया शुक्रिया, विमल तनिक सिर नवाकर बोला, लेकिन बंदा इतना तारीफ के काबिल तो नहीं। तू किसी काबिल भी नहीं है तो रहेगा नहीं। अच्छा हाँ, और अगर तेरे मन में ऐसा कोई ख्याल है कि बखी ने तुझे तेरी दावत के लिए या तेरी मिजाज पुरसी के लिए यहाँ तलब किया है तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दे और हंसना मुस्कुराना बंद करके अपने बेहद खतरनाक अंजाम के लिए फिक्रमंद दिखाई दे। जो हुक्म मेरे आका, विमल विनोदपूर्ण स्वर में बोला। डायरी कहाँ है? मेरे पास है। दोनों चीजों का तेरे पास होने का मतलब? कौन सी दोनों चीजें? डायरी और तेरी छोकरी। क्या फैसला हुआ था हमारे में? क्या वादा था तेरा? जब तेरी छोकरी तेरे पास है तो डायरी बखिया के पास नहीं होनी चाहिए थी। छोकरी आपने मुझे कब सौंपी? सौंपी या नहीं सौंपी, वो तेरे पास पहुंची या नहीं पहुंची? लेकिन तूने खुद बखिया को टेलीफोन पर नहीं बताया था कि छोकरी अभी परेरा के कब्जे में थी और वो तेरे से पहले बंबई लौट आया था? बताया था। फिर परेरा पर हमला क्यों कर हुआ? उसकी कार में से छोकरी गायब कैसे हो गई? मुझे क्या पता परेरा के साथ क्या भी थी। मैं तो। कैसे नहीं पता तुझे? बखिया गरज कर बोला। कैसे नहीं पता? परेरा के आगरा रोड से भागने के बाद से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। कबूल, जरूर नहीं देखी होगी, लेकिन तब से क्या तूने अपनी छोकरी की भी शक्ल नहीं देखी? विमल खामोश रहा। जवाब दे, कोई झूठा ही जवाब दे।
कह दे कि तूने नहीं देखी अपनी छोकरी की शक्ल। नीलम को वो बोला, आपने मुझे नहीं सौंपा, तूने इसकी नौबत ही कहाँ आने दी, नौबत ही कहाँ आने दी तूने इसकी। तूने पहले ही उसे जबरन जो झपट लिया। मैंने नहीं, ये काम तूने किया या तेरे किसी भाईबंद ने किया, एक ही बात है। परेरा का खून करने वाले के कृत्य के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। कबूल, ये भी कबूल, तू नहीं जिम्मेदार किसी दूसरे के करतूत के लिए। वैसे जिसकी करतूत की जिम्मेदारी को तू नकार रहा है वो कोई दूसरा नहीं, देवाराम था, जो कि आजकल तेरा सगे वाला बना हुआ है। विमल खामोश रहा। लेकिन इस वक्त सवाल इस बात का नहीं कि देवाराम ने क्या किया। इस वक्त सवाल इस बात का है कि उसकी करतूत से फायदा तुझे पहुंचा। तेरी छोकरी तेरे पास पहुंच गई, डायरी लौटाए बिना पहुंच गई, वादा निभाए बिना पहुंच गई, और इस वक्त तू बखिया को ऐसी शक्ल बनाकर दिखा रहा है जैसे इस बारे में तू कुछ नहीं जानता है। नहीं, आपके पास इस बात का क्या यही सबूत है कि नीलम मेरे पास पहुंच चुकी है? बखिया को कोई सबूत दरकार नहीं, वो इस बात की तस्दीक तेरे से ही करना चाहता है। बोल छोकरे, तेरे पास पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? और सरदार, जवाब में झूठ बोलने का तुझे पूरा अख्तियार है। बखिया को तेरा झूठा जवाब भी कबूल होगा। कह दे कि छोकरी तेरे पास नहीं पहुंची। कहता क्यों नहीं? विमल से झूठ ना बोला गया। नीलम का मेरे पास पहुंचना, वो बोला, महज इत्तेफाक था। कल रात वो मेरी उम्मीद से बाहर काम हुआ था। कबूल कबूल, सब कबूल। कैसे भी हुआ, मतलब हल हो गया ना तेरा। जिस काम के लिए तू तड़प रहा था वो हो गया ना। विमल बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिला पाया। बढ़िया, अब डायरी निकाल। अभी भी ये साबित करके दिखा कि तू इंसान का बच्चा है, वादा करके मुकर जाने वाली शैतान की औलाद नहीं। विमल ने इंकार में सिर हिलाया। अब क्या है? विमल ने अपने से थोड़ा परे खड़े अकरम और तुकाराम पर निगाह डाली। पहले अकरम और तुकाराम को छोड़ो, वो बोला। तुकाराम को छोड़े? बखिया कहर भरे स्वर में बोला। इस हरामजादे को छोड़े जिसने 2 ही दिनों में बखिया की बादशाह उजाड़ दी। इसने उस होटल को वीराना बना दिया। इसने बखिया के कब परेड वाले ऑफिस को जलाकर खाक कर दिया। इसने उमर खयाम बंद करा दिया। इसने बखिया की सरपरस्ती में चलने वाले ईस्टर्न एक्सपोर्ट हाउस पर वार किया और वहां दहशत फैलाई। इसने जोगेश्वरी में बकी का ही काम तमाम करने की कोशिश की। बखिया को प्लेग कहता है, ये प्लेग, और इस्तार बांटता है इस बात का। ऐसे आदमी को छोड़ दे बखिया। लेकिन और इतना कुछ इस रामजादे ने तब किया जबकि तेरे कहने पर बखिया ने इसकी जान बख्शी की। जबकि बखिया ने तेरे वादे पर एतबार किया कि फिर कभी शांताराम के भाई बखिया की आंख में डंडा करने की कोशिश नहीं करेंगे। जंग में सब जायज होता है। विमल को अपना जवाब खुद को ही खोखला लगा। कौन सी जंग? कैसी जंग? बखिया एक हाथ का घूंसा दूसरे की हथेली पर जमाता हुआ दहाड़ा। जंग तो तेरे साथ समझौता करके खत्म कर दी थी बखिया ने। हद से बाहर नुकसान उठाकर भी तेरी जुबान का एतबार करके खत्म कर दी थी। तेरे कहने भर से बखिया ने छोड़ नहीं दिया था शांताराम के भाइयों को। मेरे कहने भर से नहीं, डायरी हासिल करने की नीयत से। ऐसे ही सही, लेकिन इनकी जान बख्शी तो हुई। कबूल की डायरी की खातिर हमने तेरे से सौदा किया और नीलम को पुलिस के चुंगल से छुड़ाने जैसे खतरनाक काम को भी अंजाम दिया। लेकिन बखिया की डायरी इस वक्त बखिया के पास क्यों नहीं है, जबकि तेरी छोकरी तेरे पास है? ये धोखा नहीं तो क्या है? ये वादा खिलाफी नहीं तो क्या है? लेकिन और तो और तूने परेरा को नकली डायरी भेजने की कोशिश की। वो सब एक गलतफहमी के जरिए से आया हुआ। अगर नीलम मेरे हाथ आ जाती तो परेरा वहां से असली डायरी के साथ ही लौटता। इस वक्त तू कुछ भी कह सकता है, और आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि उस नाजुक घड़ी में मेरे हाथ में नकली डायरी थी, वरना एल्बुक के आदमी तभी असली डायरी ले उड़े होते। एल्बुक? बखिया भी चौंका। कौन एल्बुक? एंथनी एल्बुक, गोवा के अंडरवर्ल्ड का बादशाह। लिटिल ब्लैक बुक की फिराक में एंथनी है? हाँ, तूने जो कहा था कि कुछ आदमी तेरे पीछे लगे हुए थे, वे एंथनी के आदमी थे? हाँ। तुझे कैसे मालूम? तू उसके आदमियों को कैसे पहचानता है? उसके सारे आदमियों को चाहे मैं नहीं पहचानता, लेकिन एंथनी एल्बुक को मैं खूब पहचानता हूँ। और जब वो अपनी जुबान से कहता है कि वो बखिया की लिटिल ब्लैक बुक की फिराक में है तो झूठ झूठ झूठ। मेरा उससे डायरी का सौदा भी हो चुका है। क्या? 25 लाख रुपए में वो लिटिल ब्लैक बुक मुझसे खरीदने को तैयार है, और ये ऑफर खुद उसने मुझे दी है। तू एंथनी से मिला है? हाँ। कब? कल रात को। और उसने तुझे डायरी के बदले में 25 लाख रुपए देने का वादा किया है? हाँ। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मैं रुपए की फिराक में हूँ। वो समझता है कि आगरा रोड के पुल पर भी मैं डायरी बेचने के लिए ही पहुंचा था 20 लाख रुपए में। इसलिए वो डायरी की आपसे ज्यादा कीमत लगाकर उसे मुझसे हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। एंथनी, एंथनी? जी हाँ। इकबाल सिंह, बखिया ये क्या सुन रहा है? विश्वास नहीं होता है बखिया साहब, इकबाल सिंह बोला। सरदार, तू जानता है पिछले दिनों बखिया गोवा में था? ऐसा सुना था मैंने, विमल बोला। बखिया गोवा में था और वहां एंथनी एल्बुक का मेहमान था। एंथनी का मेहमान था बखिया वहां। आई सी। एक बार भी तो बखिया को यह एहसास नहीं हुआ था कि वो एंथनी का बच्चा बखिया की गोद में बैठकर
उसकी दाढ़ी मोड़ने की कोशिश कर रहा था। खैर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, देख लूंगा मैं एंथनी को भी, पहले तू डायरी निकाल। पहले आप अकरम और तुकाराम को आजाद कीजिए। ये तेरी शर्त है डायरी देने की? हाँ। पक्की बात? हाँ। बकिया इस शर्त पर पूरा नहीं उतरेगा तो तू डायरी नहीं देगा? नहीं दूंगा। हरामजादे, एकाएक बकिया ने बुरी तरह से दांत किटकिटाए। अब तू कोई शर्त लगाने की पोजीशन में नहीं है। जब तक डायरी मेरे पास है तब तक ये हरामजादा कैसी भी शर्त लगाने की पोजीशन में है। वह मैं तेरा? कौन कहता है? बकिया कहता है। बकिया गलत कहता है। बकिया कभी गलत नहीं कहता। इकबाल सिंह सर, जरा सरदार को इसका वहम साबित करके दिखा। अभी लीजिए। इकबाल सिंह एक तरफ के पर्दों की तरफ बढ़ा। कमरे में एकाएक मुकम्मल सन्नाटा छा गया। आशंकित विमल इकबाल सिंह को देख रहा था। क्या करने जा रहा था वो? इकबाल सिंह ने एक डोरी खींचकर पर्दे सरकाए। पर्दे हटते ही विमल को जो दृश्य दिखाई दिया उसने उसके छक्के छुड़ा दिए। नीलम, वो बदहवास स्वर में चिल्लाया। वो आगे को लपका तो घूर पड़े और उसके दो प्यादों ने उसे दबोच लिया। नीलम, नीलम! उनकी पकड़ में छटपटाता हुआ वो गला फाड़कर चिल्लाया। तो दोस्तों, ये था खून के आंसू नॉवल का पार्ट 11। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।